चलो यहाँ ध्यान दे, दोनों क्लास से बाहर भगा दे दोनों को। चलो यहाँ ध्यान दो। और ये आउटर मोस्ट सेल है, ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। और ये हम लोग गैसियस आइसोलेटेड एटम ले रहे हैं, गैसियस आइसोलेटेड एटम, यानी गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम एनर्जी, उसी मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बात को समझना, क्या बोले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कि कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आउटर मोस्ट सेल से ही निकालेंगे। कहां से निकालेंगे? आउटर मोस्ट सेल से ही निकालेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है, जो कम से कम एनर्जी चाहिए जहां से वो निकल जाए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पे ले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के लिए इन्फिनिटी ऑर्बिट भी होता है। तो आउटर मोस्ट सेल से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसके लिए इन्फिनिटी ऑर्बिट का काम करता है। किसका काम करता है? कितना सेंटीमीटर बताए? मात्र 2 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा बात कि यहाँ से, तो यानी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसी का हम लोग को आगे ट्रेंड देखना है कि पीरियड में क्या होगा और ग्रुप में क्या होगा। तो पीरियड ग्रुप में देखने के लिए 3-4 फैक्टर आएगा। जैसे जेड इफेक्टिव आप लोग पढ़ लिए, जेड इफेक्टिव क्या होता है, पेनेट्रेशन इफेक्ट पढ़ लिए, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे रुकना समझ, ये तो आप समझ गए। फिर इसमें टर्म आता है सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी समझना। यहां पे मान लो ये बेरिलियम एटम, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो बी पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस चार्ज, फिर आ जाएगा प्लस प्लस 2 चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब यहां ध्यान देना, हम पूछ रहे कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। तो बताओ कि जैसे जैसे, आप बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा, मान लो कोई चीज को निकाल रहे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको निकालने में एनर्जी कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ये बताओ। जैसे मान लो ये एटम ए है, ये बी को पकड़ा, यही एटम ए है, मान लो ये सी को पकड़ा, हम बी और सी को यहां से हटाना चाहते हैं। यहां मान लो ये इसको 10 न्यूटन के फोर्स से पकड़ेगा और ये इसको 12 न्यूटन के फोर्स से पकड़ेगा। हमको दोनों को इससे अलग करना है। कहाँ ज्यादा एनर्जी हमारा खर्च होगा? यहाँ ज्यादा खर्च होगा। यहाँ ये ज्यादा होल्ड किया हुआ अच्छे से, इसका होल्ड कम है अच्छे से। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कारण बढ़ने का, हम बोले जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। कारण जैसे अब यहां समझिएगा, आप बेरिलियम की बात की, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 4 होता है। यानी 4 प्रोटॉन होगा। कितना प्रोटॉन होगा? 4 प्रोटॉन होगा। यहाँ बनाइए तो बेरिलियम का लिखिएगा तो 2,2 आता है। 2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
यहाँ 4 प्लस यहाँ 4p है, फिर यहाँ भी 2 सेल रहेगा, लेकिन अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, किसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब तुम बताओ कि अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, क्योंकि यहीं से तो निकालना, जहां प्रभावी कहाँ से होगा, यहाँ होगा अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ होगा अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, तो हम एटॉमिक रेडियस बढ़ क्या लेना है। अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, किसमें, इधर वाले में ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इधर वाले में अट्रैक्शन। तुम बताओ कहाँ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन कम। तुम बताओ। जहां न्यूक्लियस के पास 4 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ 4 प्रोटॉन है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब निगेटिव चार्ज घट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो अट्रैक्शन कम जाएगा। जब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ घट रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्या। यहाँ पे 3 ही लोग है ना, यहाँ कितना लोग है कि 4 लोग मिलके 3 को खींचना चाहे, या 4 लोग मिलके 4 को खींचना चाहे, तो ज्यादा फोर्स कहाँ डोमिनेट करेगा, यहाँ कि वहाँ डोमिनेट करेगा, यहाँ डोमिनेट करेगा ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा, और इसको भी होल्ड करते, जितना आसानी से इसको निकाल सकते उतना आसानी से इसको नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जैसे जेड इफेक्टिव निकालो, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए बताए थे, बताओ क्या बोले थे, कैसे निकालते हैं, कल बनवाए थे। जेड माइनस वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कल निकलवाए थे ना, बताओ क्या लिखेंगे आप। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है ना, G/P करेंगे, 4/4 कितना आ जाएगा 1। सब याद रखबे नहीं करती है। यहाँ 3/, क्या हो गया, क्या हो गया, 3/4 हो जाएगा ना, क्या क्या 4/3, सॉरी हाँ ठीक 4/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट। अब बताओ कि जब इफेक्टिव जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया ना, तो जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एनर्जी क्या खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते चला जाएगा, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो मान लो कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 मान ली, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी IE2 मान ली। बताओ क्या दोनों सेम होगा कि डिफरेंट होगा, दोनों डिफरेंट होगा। इधर से इधर जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। वही जो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है उसी को हम लोग क्या करते हैं, सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या कहते हैं, सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो सबको डिटेल में देखते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखो, लिखो द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from gaseous isolated atom, is known as ionization, energy। डायग्राम बनाइए।
अब ध्यान देना यार, यहां पहले जेड इफेक्टिव निकालो, जेड इफेक्टिव निकालोगे, यहाँ जेड इफेक्टिव क्या आएगा बताना, 4/4 आएगा। यहाँ एटॉमिक नंबर 4, सबका तो एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। प्रोटॉन तो रिमेन ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3। यहाँ देखो तो 4/4 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब कि इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है यानी कि ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। तो ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव यही है कि बी से ज्यादा किसका हो गया, बी प्लस का, और इससे ज्यादा किसका हो गया, B2 प्लस का। इसका मतलब कि जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन। ये हमेशा याद रखना कि जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन भी नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फील करेगा, नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फील करेगा। जब ज़्यादा फील करेगा इसका मतलब कि अट्रैक्शन क्या फील हो रहा है, ज़्यादा फील हो रहा है। तो जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे कम किसका, बी, उससे ज़्यादा किसका, बी प्लस का, और फिर किसका हो जाएगा, B2 प्लस का। ये लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। यही जो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, इसी आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव सक्सेसर प्रेडिसेसर सुने हो, मैथ में पढ़ते होगे सक्सेसर प्रेडिसेसर, क्या सक्सेसर मतलब बढ़ना और प्रेडिसेसर मतलब घटना। तो लगातार बढ़ रहा है। एक एग्जांपल और, ये तो यहाँ एग्जांपल देखे थे, एक एग्जांपल और देखिए तो चलिए एल्यूमिनियम में आते हैं, एल्यूमिनियम में आते हैं, ठीक है। जब एल्यूमिनियम में आओगे, अभी तो एल्यूमिनियम के पास 13 है, जब एल्यूमिनियम से Al प्लस पे जाओगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगा होगा। इस पे प्लस चार्ज आया ना, इस पे प्लस चार्ज आया, कैसे, इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आयोनाइजेशन। तो हम मान लिए कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसको क्या मान लिए, फर्स्ट क्या मान लिए, अगर तुम यहां से Al2 प्लस में गए, Al पे 2 प्लस, तो फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाले होगे तभी ना 2 प्लस चार्ज आया होगा, तो फिर एनर्जी लगा होगा। तो उसे आयनाइजेशन एनर्जी को क्या मान लिया, आयनाइजेशन एनर्जी 2 मान लिया, आयनाइजेशन एनर्जी 2 मान लिया। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Al पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस, इसको आयनाइजेशन एनर्जी कितना मान लिया, 3 मान लिया। यानी ये आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ये आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे एक एटम से और साइमल्टेनियसली निकाल रहे हैं ना, एक बार एक करके करके निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जेड इफेक्टिव निकाल के देख लेते हैं। जब यहाँ जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो तो 13/13 जेड इफेक्टिव, यहाँ जब जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो तो 13 यहाँ जब जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है, 13 और यहाँ जब जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो 11 होगा ना यहाँ पे, 13/10। मतलब इधर से इधर जाने पे लगातार जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको निकालने में एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगेगा। जैसे आप कभी कभी कोई चीज़ देखते हैं, दो चीज़ को आप चिपकाएं, कोई ज़्यादा जोर से अगर चिपक गया, पकड़ लिया है, तो उसको निकालने में कम एनर्जी लगता है क्या, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वीकली वो स्टिक होगा तो तुरंत वो निकल जाएगा। तो यही चीज़ है कि जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वो न्यूक्लियस जो है उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास होल्ड किए अच्छे से, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी क्या खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा। तो इसका मतलब तो ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे कम किसका, एल्यूमिनियम का, यानी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा किसका, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और फिर सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा,
आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। यही जो लगातार इंक्रीज कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, समझे क्या, बताओ क्या होता है सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी? अब देखो बोलवे नहीं करता, कोई एक बोलो, इसे बताओ क्या होता है सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। चलो 20 से करो। हाँ, इतना घबराती का है, पढ़ने ही ना आई हो। बोलो क्या होता है। अभी सक्सेशन आयोनाइजेशन एनर्जी हम एक्सप्लेन की, अब आप बताइए कि आपके अनुसार अपने लैंग्वेज में भी हमको समझा सकते हो क्या होता है सक्सेशन आयोनाइजेशन। अरे ये तो वो हो गया कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा थी, समझने के लिए होता है क्या सक्सेशन आयोनाइजेशन जब ये तुम बताओ। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसेक्यूटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा बहुत ठीक है। और कोई इधर से बताओ। चलो हाँ 3 ना हो जी। वो कंडीशन, वो फैक्टर हो गया जेड इफेक्टिव। आयोनाइजेशन हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, आप हिंदी में ही बता सकते। हम क्या बताएं कि जब किसी एटम से लगातार आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालते जाइएगा, तो वहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होते चला जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। वही जो एनर्जी इंक्रीज करता है उसी इंक्रीज एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल सा। चलो जी बताओ क्या बोर्ड कैसा दिख रहा है, लाल की काला, ये बताओ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। क्या आज बताना है, नहीं तो फिर पूरा क्लास सही रहोगे, कल कहाँ देखे। तबीयत सही नहीं लग रहा है क्या, बीपी लो हो गया, तो बैठ जाओ कहीं गिर उड़ नहीं जाओ। इधर से 20 से कराओ तुम्ही को। हाँ बताइए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बैठो बैठो बैठो, समझाते हैं, जब समझाते हैं इसको थोड़ा चलाओ। हाँ बैठो बैठो, आप बैठ जाओ, तुम बहुत बताया। यहाँ देखो, जब किसी हम लोग जब भी लेंगे गैसियस आइसोलेटेड एटम, कौन सा एटम लेंगे, ठीक, जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन एक बाय एक करके निकालते हैं, 1 बाय 1 करके निकालते हैं, तो जब 1 बाय 1 करके निकालेंगे तो वहां से एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है। वही जो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 करके रिमूव करेंगे, 1 बाय 1 करके रिमूव करेंगे, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, उसी इंक्रीज आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग क्या कर देंगे, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखिए, लिखा देते डेफिनेशन। When we remove an electron, when we remove an electron from gaseous isolated atom, from gaseous isolated atom, when we remove an electron from gaseous isolated atom, गैसेस आइसोलेटेड एटम मतलब कि वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, अकेले। क्या
ये गैसियस आइसोलेटेड एटम कहने का मतलब ये नहीं कि वो गैस के फॉर्म। गैसियस आइसोलेटेड एटम का सेंस ले रहा है कि वो एटम एटम जो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। कंबाइंड मतलब समझ में आ गया कि फिर तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ जाएगा ना, तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फिर वहां से हम लोग इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंक्रीज नहीं निकाल सकते। लिखिए वेन वी रिमूव, क्या लिखा है डिफिनेशन पढ़ना राइट, वन बाई वन, वन बाई वन, then ionization energy, then ionization energy of an atom increases. increases पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, this increase in ionization energy, this increase in ionization energy is known as, लिख लीजिए क्या है, सक्सेसिव या सक्सेशन। हो गया, चलो पहला लगाइए फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा। ध्यान दो, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। तो आपको पता है, यहाँ ध्यान दो, जेड इफेक्टिव ये हो गया टॉप और ये क्या हो गया बॉटम, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा राइट। कल के क्लास में हम लोग बोले थे कि इस पर डिस्कशन करना है कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे, यही कल बार बार पूछे थे कि इधर से इधर जाने पे जो जेड इफेक्टिव है वो लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। कारण यही होता है कि नंबर ऑफ सेल सेम रहता है लेकिन प्रोटॉन लगातार क्या करते रहता है, इंक्रीज करते रहता है। लेकिन ग्रुप के ट्रेंड में देख रहे थे कि जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रह रहा था, क्या रह रहा था, कांस्टेंट रह रहा था, ठीक है। तो फिर यहाँ से निकल के आ गया कि इन केस ऑफ पीरियड, इन केस ऑफ पीरियड, पीरियड के केस में जेड इफेक्टिव, जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है इट मीन्स कि उसका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कहाँ पे, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट चलिएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर आपसे पूछे कि लिथियम और बेरिलियम आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसका हो, आपसे पूछ लिया एग्जांपल में, हम मान ले लिए लिथियम बेरिलियम, ठीक है, हम लिथियम ले लिए, बेरिलियम ले लिया और बोरोन ले लिया, ठीक है। पूछेगा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा, तो बताओ पीरियड में इधर से इधर जा रहे न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इसका हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी एक्सेप्शन पे हम चर्चा नहीं कर रहे, जब जनरल ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलिएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक। लेकिन जब डाउन द ग्रुप आओगे, जब डाउन द ग्रुप आओगे तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तब कैसे बताएंगे। तो फिर यहाँ से निकल के आता है, ये पहला था इन केस ऑफ पीरियड। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इन केस ऑफ ग्रुप, इन केस ऑफ ग्रुप, ग्रुप के केस में। इन केस ऑफ ग्रुप, इन केस ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप के केस में आते हैं, ग्रुप के केस में हम लोग ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है। 3, 11, 19 और इसका 37। कॉन्फ़िगरेशन बताओ इसका कितना हो जाएगा, 2,1, इसका कितना हो जाएगा, ये 2, 8, 8 और 1, और ये बताओ 2, 8, 18 कितना हो गया, 18, 2, 20, 8, 28, फिर 8 हो जाएगा ना, अब फिर 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि इसका ये न्यूक्लियस है और इसके पास कितना सेल, 2 ही सेल है, इसके पास एक न्यूक्लियस है और कितना सेल है, 1, 2 और 3 सेल, इसके पास न्यूक्लियस है 1, 2, 3 और 4 सेल है, और इसके पास न्यूक्लियस है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब थोड़ा सा अब सोच के बता, हम लोग यहाँ के इलेक्ट्रॉन को तो नहीं निकाल रहे हैं, जब भी निकालेंगे सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन, इसके बीच के, इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या मान लिए, F1, इसको क्या मान लो F2, इसको क्या मान लो F3 और इसको क्या मान लो F4 मान लो। अब आप बताइए कि ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इतना तो तुमको पता लग रहा होगा, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा होगा, ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा वहाँ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा वहाँ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। तो इट मीन्स कि F1 में ज्यादा, F2 में
कम, F3 कम और F4 में सबसे कम हो जाएगा। तो बता इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी खर्च कहाँ होगा, कहाँ खर्च होगा, यहाँ खर्च होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से अगर निकालना चाह रहे इलेक्ट्रॉन, इसका आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं फर्स्ट, इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या मान लेते हैं सेकंड, यहाँ क्या मान लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इसका मान लेते हैं थर्ड, और इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या मान लेते हैं। तो बताओ, तो अगर ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दिखाओगे, इसमें ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी दिखाओगे, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसमें हो जाएगा, Ie फर्स्ट, उसके बाद Ie क्या हो जाएगा सेकंड, उसके बाद Ie क्या हो जाएगा थर्ड, और उसके बाद Ie क्या हो जाएगा फोर्थ। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब आप ग्रुप में आइएगा तो एटम का साइज बढ़ रहा है, एटम का साइज, जब एटम का साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होते चला जाएगा, अट्रैक्शन कम होते चला जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चला जाएगा, क्या होते चला जाएगा। तो बताओ ग्रुप में एटॉमिक साइज पे सोचोगे, किस पे सोचोगे, तो एटॉमिक साइज के साथ आयनाइजेशन एनर्जी का रिश्ता कैसा, साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, घट गया, है ना। तो लिखेंगे डाउन द ग्रुप atomic size increases, therefore force of attraction decreases, so ionization energy decreases, ionization energy क्या कर जाएगा डिक्रीज। तो क्या निकल के आ गया ओवरऑल कंसेप्ट कि भाई एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, एटम का साइज जितना ज्यादा एनर्जी उसका उतना ही कम। तो यानी कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो गया लिथियम का, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो गया रुबिडियम का। नोट कीजिए इसको। यहाँ भी एक एग्जाम्पल ने बना ही लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिथियम बेरिलियम का, लिथियम और बेरिलियम ये 3 और ये 4, यानी यहाँ 3 प्रोटॉन और यहाँ 4 प्रोटॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को 3 इलेक्ट्रॉन मिलके खींच रहा है। लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम।
हो गया। उल्टा क्या मिटा दिया? हमको लगा कि उधर बाद में लिखे ना, जरा पहले लिखे, इधर पहले मिट गया। कोई लिखा था कि नहीं लिखा था? लिख लिया। जो लिख लिया उतना पेज छोड़ दे, यहाँ तक ले लेना, उससे लिख लेना। तू लोग कहाँ तक लिखा था? वही लिख रहा था। छोड़ो, अब तो मिटा ही दिए तो मिटा देते, लिख लेना। पेनिट्रेशन इफेक्ट, दूसरा फैक्टर में हम लोग डिस्कस कर। पेनिट्रेशन इफेक्ट समझना है आप। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? ध्यान दो, कल ही बताए थे, सिंपल सा, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। तो आपको पता है कि NS orbital is more closer than NP orbital, So removal of electron from NS orbital is more difficult with respect to NP orbital। समझना है आप पे, ध्यान दो, लिखो मत, अभी समझो, इस बार नहीं मिटाए। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या कह रहा है कि क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि ये न्यूक्लियस है और ये तीन आदमी है, एक आदमी यहाँ, एक आदमी यहाँ और एक आदमी यहाँ। बताओ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन तीनों में किसका होगा? ये होगा। तो जो न्यूक्लियस की जितना ज्यादा करीब होगा उसका अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। और उस इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालना काफी क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी क्या करना पड़ेगा? ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि NS ऑर्बिटल जो होता है वो ज्यादा क्लोजर होता है किसके? न्यूक्लियस के, है ना। NS ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन NP ऑर्बिटल से। जिस वजह से जब इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करेंगे कहां से? NS ऑर्बिटल से, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू NP ऑर्बिटल। अब इसको ये समझ लो कि ये यहां और ये यहां, ये NS है और ये NP है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है
और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को F1 मान लो और इसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को F2 मान लो। ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ हो रहा है बताओ? यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ ज्यादा और यहाँ क्या हो जाएगा? कम। तो जब यहाँ ज्यादा होगा, निकालना हम चाह रहे इसको भी और निकालना हम चाह रहे इसको भी, बताओ एनर्जी क्या दोनों जगह सेम खर्च होगा? कहाँ ज्यादा एनर्जी खर्च होगा? जहां पे ज्यादा अट्रैक्शन एनर्जी खर्च वहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अगर इसको निकाल रहे हैं तो इसका एनर्जी एनर्जी को मान लेते हैं फर्स्ट और इसका एनर्जी एनर्जी को क्या मान लेते हैं? सेकंड। तो बताओ एनर्जी एनर्जी ज्यादा किसका हो जाएगा? ये ऐसा एनर्जी ज्यादा हो जाएगा या ऐसा एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। तो जब क्लोजनेस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो फिर वो चीज को वहां से निकालना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट। फिर उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात इसने यहाँ पे कहा। तो हम लोग समझ गए कि NS ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल है एज कंपेयर टू NP। तो एक क्वेश्चन निकल के आया कि लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम में आ गए। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 और ये 4। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ तो कितना होगा लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 क्या हो जाएगा? 2s1 और ये क्या हो जाएगा? 1s2 और बोरोन पे लेके आए, बोरोन यहां से लेकर के, बोरोन लेकर के आए। ठीक है, बोरोन का कितना होता है? अरे रुकना, 5 अब लिखो। 1s2 2s2 2p। अब यहाँ पकड़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात चल रहा है। इलेक्ट्रॉन ही तो यहीं से निकालोगे, आउटर बाहर वाला से यहीं से इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इसमें इलेक्ट्रॉन तुमको यहां से निकालना है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है। ठीक है, जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, जब यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो रिमूव करने में जो एनर्जी यहाँ पे लगेगा उस एनर्जी को क्या कह रहे हो? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कह रहे हो? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। जब P में से इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करोगे, यहां से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। और उस एनर्जी रिक्वायर्ड को हम लोग क्या कह देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग मान लिए फर्स्ट और इसके आयोनाइजेशन एनर्जी को मान लिए सेकंड। अब मेरा सवाल तुमसे ये है कि दोनों में से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसका होगा? इसका होगा कि इसका होगा? वन का ज्यादा, यही ना? और इसका ऐसा एनर्जी कम होगा। कारण? अरे तुम ऐसे से झूल कह रहा है, जाओ जाके हॉल में बैठो, बताओ यहाँ क्या बता रहे हैं? यहाँ पे यहाँ क्लोजनेस ज्यादा, यानी अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा? कम। तो यहाँ एनर्जी कम खर्च करना पड़ेगा और यहाँ एनर्जी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बताइए, तो ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चले? ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चले? तो सबसे बताओ कि इधर से इधर जाने पे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है। तो लिथियम से ज्यादा किसका हो जाएगा? बोलो। बेरिलियम का होगा। लिथियम से ज्यादा कौन हो जाएगा? बका के बस देख के बोलना शुरू कर देती है। अब बोरोन से ज्यादा किसका हो जाएगा? ये कॉम्पिटिटिव सवाल बनता है। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक हम आपको दिखाते हैं। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बोलो, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट बोलो। कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन और लास्ट में नियॉन। है ना, हो गया। लास्ट में क्या आ जाता है? नियॉन आ जाता है।
अरे कम पड़ गया उधर जाएगा, इसलिए मिटा दी, क्या चिंता कर रहे हो? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ट्रेंड कह रहा था क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐसा एनर्जी बढ़ता है। यही पढ़ रहे थे पीरियड में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐसा एनर्जी बढ़ता है। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझते तो तुम क्या लिखती, ऑर्डर ऑफ आई क्या लिखती कि सर लिथियम से बड़ा बेरिलियम, और बेरिलियम से बड़ा बोरोन, और बोरोन से बड़ा कार्बन। इतने में तुम मार खा के गिर जाते, कहानी खत्म, इतने में हो जाता कि खेल तो यहाँ हो गया ना। तो अभी एक और देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, तब लास्ट में पीरियड का देखेंगे। एक और आएगा कॉन्फ़िगरेशन का, यही एक्सेप्शन आएगा, वही एक्सेप्शन से सवाल होता है। अभी इसको नहीं उतारना है, यहाँ वाला यहाँ तक हो गया था ना, इसको उतारिए पूरा। क्या बोले नहीं समझना, क्या कहाँ क्या बोले। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, यहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगी 2s से। यहाँ किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रही है 2p से। डिफिकल्ट कहाँ निकालना है 2s से। जहाँ डिफिकल्ट है वहाँ एनर्जी क्या रहेगा ज़्यादा, यहाँ तो डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ एनर्जी क्या रहेगा कम। इसका मतलब कि बोरोन का ऐसा एनर्जी जो होगा वो इस बेरिलियम से क्या होगा कम होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखा है कि बेरिलियम का ऐसा एनर्जी ज़्यादा और बोरोन का ऐसा एनर्जी कम। नोट कीजिए। बस दिन काटने आ रही है कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो मेरा ऐसा एनर्जी कंप्लीट हो, इसको हम छोड़ के चले जाए कि बाकी से फिर बोका लोग को कल से वहाँ शुरू से समझाने आएगा, है ना। इतना हम दिमाग खर्चा करें अपना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताए थे ऑर्बिटल 3 तरह का होता है। ऑर्बिटल 3 तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि आप P के पास लेते हैं P ऑर्बिटल, तो P के पास आपको 3 तरह का ऑर्बिटल दिखेगा। एक क्या दिखेगा फुल फील्ड, एक क्या दिखेगा फुल फील्ड, एक क्या दिखेगा हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, और एक क्या दिखेगा पार्शियली फील्ड, पार्शियली। ये 3 तरह का ऑर्बिटल होता है। तो P के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होता है, P के पास टोटल 6 होता है। अगर जब कॉन्फ़िगरेशन P6 रहे, क्या रहे 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 कुछ भी रहे, जब P पे 6 रहेगा तो क्या देंगे ऑर्बिटल क्या हो गया फुल फील्ड। फुल फील्ड का मतलब क्या पूरा भर गया होगा, देखो तो। तब P के पास 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5 और पूरा भर गया। जब ये हाफ फील्ड आ जाएगा, हाफ फील्ड मतलब P का पावर क्या 3, P का पावर 3 यानी 1 2 3, 1 2 3। अब जो रेस्ट आ गया P1 P2 अब P4 और P5 ये सबका सब क्या हो गया पार्शियली, क्या हो गया पार्शियली। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कहाँ से होता है फुल फील्ड से होता है। कारण क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ये नहीं चाहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करे लॉस करे। तो यहाँ से पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज more difficult as compared, removal of electron is more difficult, removal of electron is more difficult from fulfilled orbital as compared to
हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी हाफ फील्ड ऑर्बिटल के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट कहाँ से मूव करना है, फुल फील्ड से। यानी कि ऑर्डर क्या निकल के आता है, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, फुल फील्ड, सबसे ज्यादा कहाँ डिफिकल्ट होगा, फुल फील्ड, उसके बाद कहाँ से आएगा, हाफ फील्ड, अब पार्शियली फील्ड का कोई वैल्यू नहीं, तो सबसे कम दूर, उससे आसानी है। तो हाफ फील्ड, फुल फील्ड से निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और हाफ फील्ड से निकालना उससे कम, और सबसे कम में लगा लिया तो क्या आ जाएगा, पार्शियली, लगा ही देते पार्शियली। तब यहां से कंसेप्ट निकल के आता है। अब बताएंगे, ये तो हो गया, अब यहां से बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड पीरियड में क्या होगा। यही सवाल कॉम्पिटिटिव में पूछता है। तो सेकंड पीरियड का ऑर्डर लिख, सेकंड पीरियड का एलिमेंट बताओ यहां से। सेकंड पीरियड क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। जनरली तुम लोग क्या लिखते, जनरली ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी तुम लोग क्या लिखते, अगर ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं जानते तो तुम क्या लिखते कि इधर से इधर जाने पे तो बढ़ता है, लेफ्ट राइट जाने पे क्या होता है, तो क्या बोलते हैं कि लिथियम से बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा बोरोन, फिर बड़ा क्या कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, लेकिन एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक्चुअल आप चेक कीजिए, एक्चुअल चेक कीजिएगा। हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट वाला बताना, पूरा नहीं, लास्ट वाला बताना। जैसे यहाँ था ना 1s2, तो इसका क्या था 2s1 था, ये क्या था 2s1, ये क्या था 2s2, ये क्या था 2p1, ये क्या था 2p2, ये क्या था 2p3, ये क्या हो गया 2p4, ये क्या हो गया 2p5, ये क्या हो गया 2p6। अब समझना, एक एक्सेप्शन यहां आएगा, एक एक्सेप्शन कहां आएगा, यहां, एक एक्सेप्शन यहां आएगा, और एक एक्सेप्शन जो आएगा, जैसे यहां इससे तो बड़ा इसका होगा तो तय है, और एक एक्सेप्शन कहां है, यहां, यानी दो एक्सेप्शन। यहां क्या आया, एक्सेप्शन फर्स्ट, एक्सेप्शन फर्स्ट, एक्सेप्शन फर्स्ट, और यहां क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन सेकंड। यहां तो क्या निकल के आया कि भाई ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, तो इससे निकलना डिफिकल्ट है, उस हिसाब से इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा और इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो एक्सेप्शन फर्स्ट में जब देखोगे, एक्सेप्शन फर्स्ट में, एक्सेप्शन फर्स्ट में देखोगे तो बेरिलियम जो है इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, किससे, है ना। और एक्सेप्शन सेकंड में देखोगे तो किसके किसके बीच आया, कार्बन और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2p3, और ये क्या है 2p4। ये तुमको क्या दिख रहा है, हाफ फील्ड, ये क्या दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। और थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, है ना। तो इस हिसाब से यहां से यहां लिखेंगे हियर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम HF मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल is more difficult as compared to partially filled orbital. So order of आयनाइजेशन एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से ज्यादा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से। आप ये लेकर के चलते, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होगा। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा,
तो ट्रेंड में लिथियम तो चलेगा ही। अब लिथियम से पहले कौन आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नाइट्रोजन है यहाँ पे दिख रहा है, तो नाइट्रोजन के बाद पहले कौन आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा। तो ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा तो ये हो जाता है कभी कभी, नोट करो। इतना चीज को हम कल एक्सप्लेन कर, इसको घर जाइए और इस टॉपिक के बारे में डिटेल स्टडी कीजिए और इस चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मेरे पास टाइम अभी नहीं बचा, नहीं तो समरी में सब लिखवा देते। अब बच गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सोचो ट्रेंड क्या कह रहा था कि लेफ्ट से राइट आयन ऐसा एनर्जी बढ़ेगा, क्या लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ तो रहा है, लेकिन एक्सेप्शन आ गया ना। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन आया, बेरिलियम और नाइट्रोजन और सही थर्ड पीरियड में आएगा। तो थर्ड पीरियड में आप लोग को होमवर्क दिया एक्सेप्शन ढूंढ के लाना है। थर्ड पीरियड बोल दिए, उसमें एक्सेप्शन ढूंढ के लेकर के आना।